नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र का वर्गीकरण। रुधिर परिसंचरण तंत्र किन भागों से मिलकर के बनता है, कौन कौन सी संरचनाओं से रुधिर परिसंचरण तंत्र मिलता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, उनका क्या विवरण होता है। उसी के साथ में मैंने जो इंट्रासेलुलर अंतःकोशिकीय द्रव था और बाहर वाले द्रव थे, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी दे दी थी। सारा मैंने परिसंचरण तंत्र का आपको परिचय पढ़ा दिया था। आज मैं बात कर रहा हूं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बनता है। तो देखिएगा यहाँ पे वर्गीकरण के तौर पे आप लोग जानते भी हैं इनके बारे में। रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो मुख्य रूप से किन से बन रहा है? 3 मुख्य घटकों से बन रहा है। और इसमें 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं बच्चे, वो देख लीजिए आप लोग। 3 मुख्य घटक जिनसे आप पहले से परिचित हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पूर्ण रूप से आगे स्टडी भी करेंगे। तो देखिएगा इधर की तरफ, आप लोग बता रहा हूं मैं आपको। 1 नंबर जो इसका घटक होता है वो आपके पास में होता है रुधिर वाहिनियां। क्या होती है? रुधिर वाहिनियां, जिसको अंग्रेजी भाषा में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा धमनी का नाम, शीरा का नाम, केशिकाओं के नाम के बारे में बहुत अच्छे तरह से अवगत होंगे आप जानकारी से। वो सब रुधिर वाहिनियां इसमें आएगी, जो कि एक घटक है रुधिर परिसंचरण तंत्र का। ठीक है। दूसरा जो अपने आप में एक खुद ही घटक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रुधिर व लसिका। क्या आ जाएगा आपके पास में? रुधिर व लसिका। रुधिर व लसिका अपने आप में एक घटक है जो क्या हो रहा है कि एक प्रकार के द्रव होते हैं, समझ रहे हो, लिक्विड होते हैं। ये बताएंगे अभी इनके बारे में। तीसरा जो होता है वो होता है हृदय। क्या होता है? हृदय, यानी कि हार्ट। तो ये 3 मुख्य घटक होते हैं जिनसे क्या होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण रूप से बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि 3 ही घटक है मुख्य रूप से जिनके ऊपर हमारा पूरा का पूरा टिका हुआ है। ये चीज ध्यान रखिए। रुधिर वाहिनियां, जिसमें मुख्य रूप से आपको पता है 3 प्रकार की वाहिनियां आती है। अगर मैं इनका विवरण देना चाहूं आपको, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी धमनी, जिसको सामान्य अंग्रेजी भाषा में आर्टरी कहते हैं। फिर आ जाएगी शीरा, जिसको सामान्य भाषा में वेन कहते हैं। और फिर आती है आपके पास में केशिकाएं, जिसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर। रुधिर और लसिका के बारे में भी हम लोग बात कर ही रहे हैं। आपको बता देता हूं कि जो रुधिर है वह लसिका, इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में इसके बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम किसके बारे में? हृदय के बारे में। हृदय से तो अपने आप में एक चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ना। पहला पोर्शन ब्लड पे चलता है, दूसरा पोर्शन रुधिर पे चलता है। सॉरी, क्या नाम है आपके पास में? हृदय पे चलता है। ब्लड और रुधिर तो एक ही होता है भैया। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रुधिर का संगठन, या रुधिर क्या होता है। पहले हम रुधिर के बारे में बात करते हैं। रुधिर क्या होता है, ब्लड क्या है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग इधर की तरफ, यहाँ पे बता रहा हूं आपको रुधिर। ठीक है, रुधिर क्या चीज है, तो रुधिर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एडिंग क्या लगाया मैंने? ब्लड। पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्लड, यानी कि रुधिर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रुधिर और या ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। पहला बिंदु, रुधिर के बारे में क्या होता है? रुधिर क्या है? रुधिर एक प्रकार का द्रव्य संयोजी उत्तक है। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सुसु नहीं रे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, द्रव्य संयोजी उत्तक। वो क्या होता है आपके पास में? रुधिर होता है। तो यहां पे लिख दूंगा मैं आपके पास में, क्या हो जाएगा ये? द्रव्य संयोजी उत्तक। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में? द्रव्य संयोजी उत्तक होता है। कौन होता है आपके पास में? रुधिर होता है। समझे मेरी बात को? रुधिर क्या होता है? द्रव्य संयोजी उत्तक होता है आपके पास में। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें रुधिर की मात्रा 4.5 से 5.5 लीटर तक हो सकती है। ठीक है, ये क्या आपके पास में? रुधिर की मात्रा है जो कितनी हो सकती है? 4.5 से 5.5 लीटर तक रुधिर हो सकता है सामान्य वयस्क व्यक्ति में। सामान्य वयस्क की बात कर रहा हूं आपके पास में, अडल्ट के अंदर। ठीक है ना, ये बात आप थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले बिंदु पे अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे तीसरा बिंदु मेरे पास में आ रहा है। तो रुधिर का जो उद्भव होता है वो भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। किससे होता है आपके पास में? भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है।
मीजोडर्म क्या है, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यार मीजोडर्म क्या होता है, सर क्या बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा सर क्या चीज कहना चाह रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं यहां पे कि जब हम मां के गर्भ के अंदर होते हैं, जब हम गर्भाशय के अंदर होते हैं माता के, तो उस समय पे भ्रूणीय डेवलपमेंट के समय पे, विकास के समय पे, भ्रूण के विकास के समय पे एक अवस्था आती है। उस अवस्था में 3 भ्रूणीय स्तर बनते हैं और वो होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। शरीर के समस्त अंगों का उद्भव इन्हीं तीनों स्तरों में से किसी ना किसी एक स्तर से होता जाता है। ठीक है, कुछ ऑर्गन है, कुछ अंग है जो एक्टोडर्म से उद्भव होता है, कुछ का मीजो से होता है, कुछ का एंडो से होता है। क्योंकि रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, सबसे बड़ा उत्तक, मतलब कहने का मतलब है सबसे ज्यादा काम का उत्तक है, इसलिए इसका उद्भव जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपके पास में मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो यहाँ पे कहेंगे उद्भव जो है इसका कहां से हो रहा है, आपके पास में उद्भव आ जाएगा मीजोडर्म से। ठीक है, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन आ जाएगा। अगले बिंदु के तौर पे हम बात करें, यहाँ पे द्रव्य संयोजी उत्तक तो हो ही गया आपके पास में। अब इसकी प्रकृति की बात करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है, यह आंशिक एल्केलाइन मतलब क्षारीय होता है, आंशिक क्षारीय होता है, अर्थात इसका जो पीएच रहेगा वो 7.4 रहेगा। मतलब इसको कहते हैं आंशिक पीएच, आंशिक क्षारीय। ये कैसा है आपके पास में, आंशिक क्षारीय है आपके पास में। ठीक है, रुधिर के अध्ययन को जिस विषय के अंदर पढ़ाया जाता है, मानव कार्यकी का एक ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी आपके पास में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर सब्जेक्ट लगता है, हिमेटोलॉजी फिजियोलॉजी के अंदर ही। हिमेटोलॉजी जब मेरे को याद करोगे, अब आपका सिलेक्शन होगा तब कहेंगे सर ने कहा था हिमेट के बारे में, हिमेटोलॉजी के बारे में। और हिमेटोलॉजी का अपने आप में एक सब्जेक्ट है, हिमेटोलॉजी का अपने आप में एक लेबोरेटरी होता है जिसके अंदर आपको सारा ब्लड का जांच वगैरह सब सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर ही। जाते ही आप 3 महीने के अंदर अंदर सीख जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में, बस शर्त है कि आपको वहां पे पहुंचना है। समझ रहे मेरी बात को। तो रुधिर का अध्ययन, ठीक है, क्या कहेंगे अपन, रुधिर का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। ठीक है, जिस किसी भी शब्द के पीछे लॉजी लगा उसका अर्थ होता है अध्ययन से। क्या होता है, अध्ययन से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रुधिर का अध्ययन क्या हो गया आपके पास में, हिमेटोलॉजी हो गया। समझ गए मेरी इस बात को, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब रुधिर आपको पता है कि रुधिर एक ऑक्सीजनित रुधिर होता है और एक डीऑक्सीजनित रुधिर होता है, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, है ना। जिसमें CO2 होती है वो अशुद्ध होता है और जिसमें O2 होती है वो शुद्ध वाला रक्त होता है। तो उनके बारे में बात करते हैं, उनका कलर कैसा हो सकता है। तो अगर कोई ऑक्सीजनेटेड रुधिर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके पास में, ठीक है, O2 वाला ब्लड है अगर, तो इस O2 वाले ब्लड का जो रंग होता है आपके पास में वो रहता है ब्राइट रेड। ठीक है, अंग्रेजी लिख रहा हूं, इतना समझ जाएंगे आप लोग, चमकीला लाल सा होता है, मतलब चमकता हुआ सा लाल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्राइट रेड इन कलर हो जाएगा। समझ गए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपके पास में, तो उसका कलर होता है पर्पलिश रेड। ठीक है, यानी कि पर्पल निकलता हुआ रेड आएगा, तो पर्पल रेड लिख देंगे हम लोग। तो ये कलर का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है आपके पास में, कलर का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब विभेदीकरण होता है, कलर का विभेदीकरण। डिफरेंशिएशन मतलब विभेदीकरण आपके पास में। अब जो रुधिर होता है आपके पास में, है ना, जो ब्लड है, इसके मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं जिनसे रुधिर मेन बना हुआ होता है। पहले घटक का नाम आपके पास में कौन है रे, प्लाज्मा। कौन सी मां, प्लाज्मा। और दूसरे घटक का नाम क्या है आपके पास में, फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि रुधिर कोशिकाएं। ठीक है ना, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रुधिर कोशिकाएं। दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, रुधिर कोशिकाएं। ये आपके पास में रहेगा प्लाज्मा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में, रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा टोटल रक्त का आपके पास में 55% भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, तथा 45% भाग जो है वो कौन बनाता है आपके पास में, रुधिर कोशिकाएं बनाती है। रुधिर कोशिकाएं जिनके बारे में आपने सुना होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट के बारे में, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और आपके पास में कौन सी, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटिलेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये आपके पास में है। अभी इस प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें होती है, रुधिर कोशिकाओं में बहुत सारी चीजें, तो हमको इसका एक क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, और उस चार्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि रुधिर का संगठन कैसा रहेगा आगे की तरफ, वो देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में बता रहा हूं रुधिर का संगठन। तो एक काम करते हैं, हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, रुधिर का संगठन।
ठीक है, तो यहां पे लिखा रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन, रुधिर के संगठन में बात करने जा रहे हैं। तो रुधिर के संगठन के अंदर अपने पास में मुख्य बिंदु क्या क्या आ जाएंगे वो देखते हैं। रुधिर के संगठन में हम लोग पहले रुधिर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन, 2 पार्ट में। अभी जैसे बताया आपको मुख्य घटक कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होगा कौन सा, प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होगा आपके पास में, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कोशिकाएं जिसको अपन कहते हैं। तो पहला घटक लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिख दें, प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत बनाता है, 55%। तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरा आपके पास में जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास में रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। कणिकाएं भी कोशिकाओं को ही कहते हैं रे। ठीक है, और ये कितना बनाता है, 45% बनाता है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अब आपके पास में आता है कि साला इसके अंदर और क्या क्या चीजें होगी, पूरा चार्ट कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि क्या चीज रहेगी आपके पास में। प्लाज्मा के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें आएगी। कितनी आएगी, 3 चीजें। एक होगा आपके पास में कौन, जल। ठीक है, क्या होगा, जल। जल सबसे मेन कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का। दूसरा होगा आपके पास में कार्बनिक पदार्थ। कौन सा होगा, कार्बनिक पदार्थ। और तीसरा आपके पास में हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। क्या आ जाएगा आपके पास में, अकार्बनिक पदार्थ, है ना। ये आपके पास में चीजें आ रही है। जो जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इन सब में सबसे ज्यादा प्लाज्मा में जिसका अमाउंट होता है वो होता है जल। मतलब इस 55% का भी अकेला 90% केवल जल के पास में है। मतलब प्लाज्मा का 55% का भी 90% कौन बना रहा है आपके पास में, जल ही रहेगा। जल ही जीवन है, जल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, 90% कौन होता है, केवल जल होता है, याद रखिए इस चीज को। अब रुधिर कणिकाओं को हम लोग 3 भाग में विभेदित करते हैं। एक आपके पास में आ जाएगी लाल रुधिर कणिका, एक आ जाएगी श्वेत रुधिर कणिका, और एक आ जाएगी आपके पास में रक्ताणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब इनका नाम लिखना चाह रहा हूं मैं, तो कौन से कलर से लिखूं, यहां से लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख दूं क्या, RBC लाल रुधिर कणिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटिलेट्स। ठीक है, प्लेटिलेट्स। ठीक है, रक्ताणु बोलते वैसे तो इसको हिंदी भाषा में, परंतु ये नाम तो ऐसे नाम है जो हम 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा से सुनते आते हैं। RBC WBC प्लेटलेट, RBC WBC प्लेटलेट, RBC। अरे यार, इनका अन्य नाम आपको पता होना चाहिए जो आपको अन्य कक्षाओं से 12वीं कक्षा को विभेदित करेगा। अन्य नाम अगर आपको पता है तो आप बताइए मेरे को यहाँ पे। अन्य नाम RBC का क्या होता है आपके पास में, अन्य नाम RBC का आपके पास में रहेगा वो होगा एरिथ्रोसाइट। ये नाम याद रखिएगा बच्चे, ये काम के नाम है एरिथ्रोसाइट। 12वीं कक्षा में ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एरिथ्रोसाइट। WBC का होता है आपके पास में ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। प्लेटिलेट का होता है आपके पास में यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। समझ गए। तो ये आपके पास में इनके नाम याद रखने हैं। RBC का क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट। WBC का क्या है, ल्यूकोसाइट। प्लेटिलेट का क्या है, थ्रोम्बोसाइट। साइट मतलब कोशिका होता है। इरिथ्रो मतलब ये लाल कलर की होती है इसलिए इरिथ्रो बोलते हैं इसको। ल्यूको मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, इसलिए श्वेत रुधिर कणिका। थ्रोम्बो मतलब रुधिर का थक्का होता है, क्योंकि वो रुधिर के थक्के में मदद करती है, इस वजह से उसको बोला जाता है। ठीक है, हम लोग इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने आप में WBC का वर्गीकरण बड़ा ही जबरदस्त होता है। कोशिका द्रव्य जो होता है उसकी प्रकृति के आधार पर WBC को 2 भाग में विभेदित करते हैं। यदि कोशिका द्रव्य में, सुनना है ना, WBC के कोशिका द्रव्य में यदि कणिकाएं पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स रे, छोटे छोटे दाने रे, अगर कणिकाएं पाई जाती है तो ऐसी WBC कणिकामय WBC कहलाएगी। और यदि WBC के अंदर यह कणिकाएं अनुपस्थित होती है तो ऐसी WBC अकणिकामय WBC कहलाएगी। तो WBC को कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 पार्ट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। आपकी सहूलियत के लिए काम करते हैं हम, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। 2 पार्ट में मैं इसको
WBC को डिवाइड कर रहा हूं, और किसी के अंदर डिवाइड आता ही नहीं है, और कोई डिवाइड होता ही नहीं, ना तो RBC के कोई अलग पार्ट है और कोई अंदर है ही नहीं सेल्स, ना ही प्लेटिलेट्स की है। तो हम पूरा चार्ट WBC के लिए कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कणिकामय WBC, इसको अंग्रेजी भाषा में ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं बेटा, ठीक है। और इसको बोलेंगे अकणिकामय WBC, इसको आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट। कणिकामय WBC जो होता है ये इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली जो होती है उसको बोलते हैं बेटा न्यूट्रोफिल, ठीक है, क्या बोल, न्यूट्रोफिल। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं बेसोफिल, क्या बोलते हैं, बेसोफिल। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं इयोसिनोफिल, क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। इसी प्रकार अकणिकामय WBC के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपके पास में मोनोसाइट, क्या होता है, मोनोसाइट, एकल अणु बोलते हैं इसको, एकल कोशिका का। बताऊंगा आपको सब WBC का, जब विवरण पढ़ाऊंगा आपको, पूरा वीडियो बनाऊंगा WBC पे, जब आप देखिएगा। दूसरा आपके पास में आता है लसिकाणु, क्या होता है, लसिकाणु, लिम्फोसाइट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर लसिकाणु को। लसिकाणु स्वयं 2 भाग में विभेदित होती है, एक होता है आपके पास में बी लसिकाणु, क्या होता है आपके पास में, बी लसिकाणु, और एक होता है टी लसिकाणु, ठीक है, क्या होता है, टी लसिकाणु, ठीक है। एक होता है बी लसिकाणु, एक होता है टी लसिकाणु। तो ये 2 प्रकार के लसिकाणु होते हैं, एक बी लसिकाणु, एक टी लसिकाणु, ठीक है, जो एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करेंगे, प्रतिरक्षा के निर्माण में, ठीक है। कैसे करेंगे वो सब हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण रूप से आपके पास में जो मैंने बनाया है, ये रुधिर का एक संगठन का एक चार्ट है, रुधिर के संगठन के बारे में आपको जानकारी दी है। टोटल रुधिर का संगठन मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। रुधिर में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कौन सा, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 होते हैं, जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, तथा रुधिर कणिकाओं में 3 होते हैं, RBC, WBC और कौन सा, प्लेटिलेट के बारे में। RBC, WBC, प्लेटिलेट, WBC को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कणिकामय WBC होती है और एक अकणिकामय WBC होती है। कणिकामय WBC के अंदर 3 नाम आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। ये तीनों कोशिकाओं के नाम है, मेरे घर के पीछे वाले के किसी के नाम नहीं है, ध्यान रखना, या मेरे लुगाई का नाम नहीं है ये, ठीक है। अकणिकामय में आपके पास में 2 आती है, मोनोसाइट और लसिकाणु। लसिकाणु के 2 बेटे होते हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। समझ गए कि यहाँ पे बोलो हाँ सर समझ गए, है ना। अब इस वीडियो में हमारा पास में मेन फोकस जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, आपके पास में इस प्लाज्मा के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर रहेगा, प्लाज्मा के ऊपर। हमको पढ़ना है कि साला प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का संगठन क्या होता है। ये तो मैंने आपको केवल नाम बताए रे बच्चों, जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ के अंदर भी 9-10 और चीजें आ जाएगी और अकार्बनिक पदार्थ के अंदर भी कुछ आयंस वगैरह आएंगे, ठीक है ना। तो अभी बहुत सारी चीजें हमको प्लाज्मा में पढ़नी है, इसलिए हम इस वीडियो में प्लाज्मा के संगठन, प्लाज्मा के कार्य, उनके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।